जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएम में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में हमने फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है और जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको हमने ब्लेंड कर दिया है। जो है उसका आपस में क्या कर दिया है, मिश्रण कर दिया है, उसको आपस में मिलाया है हमने और एक अपना अलग से सिलेबस तैयार किया गया है। ठीक है, ताकि ये जो वीडियो है आपको फर्स्ट पेपर के साथ साथ और ज्योग्राफी में भी क्या है अच्छे से हेल्प कर सके। तो आइए हम लोग देखते हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन की, किससे रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या काम हुए हैं, कौन कौन से समझौते हुए हैं, कौन कौन से समितियां बनाई गई हैं, कौन कौन से कमेटी बनाई गई हैं, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं पर्टिकुलर इशू के लिए। कहीं पर क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है तो कहीं पर ग्रीन हाउस गैसों के कम करने की बात की जा रही है। ठीक है, ये कहीं पर बायोडाइवर्सिटी को जो है बचाने की बात की जा रही है। तो इन सब मुद्दों पर क्या है, बहुत सारी कमेटियां बनी है, बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं। यहाँ से भी आपकी यूजीसी के जीआरएफ में एक फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए हमको अच्छे से बहुत ही सरल भाषा में सीक्वेंस बिल्कुल हम लोग देखने वाले हैं सिस्टमेटिक वे में। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं और कौन कौन सा कन्वेंशन है उसकी बात करते हैं। इन्वायरमेंटल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, यानी पर्यावरण पर जो सम्मेलन हुए हैं और उसको प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ, सुरक्षा उसको प्रदान करने की जो जो बात कही गई है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से कन्वेंशन हुए हैं इसमें आपको ध्यान रखना है। जो भी आपको कन्वेंशन बताए गए हैं उसका डेट याद रखना है और उसका जो है रिलेशन किससे है। क्या वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, क्या वो रासायनिक हथियारों से रिलेटेड है, क्या वो जो है किसी और दूसरे इशू से रिलेटेड है। इशू याद रखना है कि इसका संबंध इस सम्मेलन का, इस कमेटी का, इस रिपोर्ट का किससे है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं। पहला है आपका जेनेवा प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जेनेवा प्रोटोकॉल कब हुआ, ये 1925 में हुआ था। क्या हुआ था, 1925 में हुआ था। जेनेवा एक कंट्री है, कहां पर आपका स्थान भी है, दोनों है कहां पर आपके यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोप महाद्वीप में। तो वहीं पर यह सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन तो 1925 में हुआ, लेकिन जो बातें इसमें कही गई वो लागू कब से हुई, 1928 से। ये भी आपको याद रखना है। जब देखा गया है फर्स्ट पेपर में जो है यूजीसी के और कोर जियोग्राफी में भी, कि जब कोई ऐसा सम्मेलन जो है जिसकी डेट कोई दूसरी है, लागू किसी दूसरे दिन हुआ है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। आपसे एग्जाम में क्या पूछ लेगा कि जेनेवा कन्वेंशन कब प्रभावी हुआ था, वो नहीं पूछेगा कब हुआ था। कब आप याद रखे हैं, प्रभावी कब से हुआ आप भूल जाएंगे। ऑप्शन एग्जाम में दोनों रहेगा, कंफ्यूज कर जाएंगे, 1925 लगाएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल जैसे 1997 में हुआ, लेकिन प्रभावी 2005 से हुआ, तो उन्होंने 97 ना पूछकर प्रभावी पूछ लिया और बच्चे वहां पर क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो ये प्रभावी कब से हुआ, 1928 से। अच्छा, ये काम क्या करता है जेनेवा प्रोटोकॉल, किससे संबंधित है, तो ये प्रोहिबिटेड की बात करता है, द यूज केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स इन वार। ठीक है, यानी ये किसकी बात करता है, निषेध की बात करता है। किसकी निषेध की, रसायन के निषेध की बात करता है और जैविक हथियारों की। यानी रासायनिक वार के दौरान कोई युद्ध चल रहा है, उस युद्ध रासायनिक हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप जैविकीय हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रासायनिक हथियार जैसे आप परमाणु बम नहीं प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जेनेवा प्रोटोकॉल है। जेनेवा एक संधि हुई थी विभिन्न देशों के मध्य। अगर वो देश, जितने भी देश वो आपस में लड़ाई करते हैं तो वो रासायनिक हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और जैविकीय हथियारों का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रासायनिक हथियार जैसे परमाणु बम आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं, न्यूक्लियर वीपन नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जैविक हथियार। जैविक हथियार क्या होते हैं, जैविक हथियार वो हथियार होते हैं जिसमें हम जो है लड़ाई के दौरान किसका प्रयोग करते हैं, जीवों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बैक्टीरिया का प्रयोग कर लिया, हमने जीवाणु और हमने वायरस का प्रयोग कर लिया, किसी मिसाइल में भरकर दूसरे देश पर हमने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। उससे क्या हुआ कि उस एरिया में जो है जितने भी लोग थे वो अफेक्टेड हो गए वायरस से। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस, आपने देखा कितना जल्दी स्प्रेड किया और पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया। तो जैविक हथियार बहुत तेजी से काम करता है। कोई वायरस छोड़ दिया गया, कोई जो है आपके जो है जीवाणु छोड़ दिया गया, बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं। ठीक है, आप कोई मस्टर्ड गैस छोड़ दिए, जो है इस तरह के गैस छोड़ देंगे, तो ये इससे क्या है, प्रोहिबिटेड की बात करता है, उसको रोकने की बात करता है कि आप युद्ध कीजिए, लेकिन युद्ध में इन सारे हथियारों का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो इसीलिए एक संधि की गई है, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, ये कब हुआ,
5 जून 1972 को हुआ। स्टॉकहोम क्या है? ये जो आपका स्वीडन है उसकी राजधानी है स्टॉकहोम, यूरोपियन कंट्री है स्वीडन, और स्वीडन में जो स्टॉकहोम है उसमें कन्वेंशन हुआ जिसका नाम था स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसका एक और नाम है, इसका नाम जानते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन। याद रखना हिंदी वाले, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कन्वेंशन हुआ, तो इसका इस नाम से जाना गया। ये स्टॉकहोम में हुआ, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में स्टॉकहोम सम्मेलन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें किसमें बात की गई? ये पहला ऐसा कन्वेंशन था वर्ल्ड का, पूरे संसार का, जिसमें जो है पर्यावरण जो के प्रोटेक्शन की क्या की गई? बात की गई। यानी जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था ये विश्व का पहला ऐसा सम्मेलन है जिसमें पर्यावरण के, पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, पर्यावरणीय इशू हैं, उसको लेकर क्या की गई थी? बात की गई थी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इस कन्वेंशन में क्या हुआ था? 26 प्रिंसिपल पे लोगों ने हस्ताक्षर किया था, जितने भी लोग इसके सदस्य थे। 26 सिद्धांतों जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड इशू थे कि पर्यावरण को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, पर्यावरण को कैसे नुकसान लोग पहुंचा रहे हैं, इससे संबंधित मुद्दों पर यहाँ पर जो है बात हुआ था। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि बताइए स्टॉकहोम कन्वेंशन में कितने सिद्धांतों पे बात हुई, कितने मुद्दों पर? तो कितने? 26 मुद्दों पे बात हुई। और चूंकि ये 5 जून 1972 को हुआ था, इसलिए 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाने लगा। हर साल हम देखते हैं कि 5 जून को पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसमें पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखना है इसको लेकर विभिन्न देश आपस में बैठक करते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि लोगों को अवेयरनेस किया जाता है कि भैया पर्यावरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, 2022 में 5 जून को जो पर्यावरण दिवस हुआ उसकी थीम क्या थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि थीम आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, आपसे फर्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है। आगे आइए, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कोई सम्मेलन अगला है। ठीक है, एक अगला सम्मेलन है, इसका नाम है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन। इस सम्मेलन का क्या नाम है? पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन। ठीक है, ये सम्मेलन कब हुआ था? ये सम्मेलन 1992 में हुआ। कहाँ हुआ? तो ये रियो डी जनेरियो में हुआ। कहाँ पे हुआ? रियो डी जनेरियो। क्या नाम था इस सम्मेलन का? जो है इसका क्या नाम था? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन। दो शब्द हैं जिसमें बात किया गया पर्यावरण का, किससे? विकास से, कि आप किस प्रकार विकास करें ताकि आपका पर्यावरण अफेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये कब हुआ? 1992 में हुआ, रियो डी जनेरियो में हुआ। रियो डी जनेरियो ब्राजील का एक शहर है। आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, मैप में इसको देख सकते हैं। क्योंकि ये सम्मेलन बहुत बड़ा था, इसमें लगभग पूरे विश्व के सभी देशों ने हिस्सा लिया। 194 कंट्री ने इसमें हिस्सा लिया। लगभग 190 देशों, 190 से प्लस देशों ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, इतना विशाल था, इसका नाम दिया गया फर्स्ट अर्थ समिट, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या दिया गया? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, यानी इसको आप ऐसे जानिए कि इसको आप यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड जो है डेवलपमेंट इस नाम से बुलाइए, या इसको बुलाइए फर्स्ट वर्ल्ड अर्थ समिट, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी इसको आप जान सकते हैं, जो कि कहाँ पे हुआ? 1992 में रियो डी जनेरियो में हुआ। अब आइए इसमें देखते हैं किस किस इशू पे बात हुई थी। तो इस पे क्लाइमेट चेंज को लेकर जो विभिन्न देश थे, जितने भी 190 से अधिक देश थे, बहुत दिन तो मीटिंग चली, और पर्यावरण से रिलेटेड चाहे क्लाइमेट चेंज की बात किया जाए, बायोडाइवर्सिटी की बात किया जाए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की बात किया जाए, इन सभी मुद्दों पर अलग अलग देशों ने क्या किया? चर्चा किया और निष्कर्ष निकाला कि हम लोग जो है छोटा छोटा जो है काम लेंगे और हर साल इसको दूर करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। यानी एक तरीके से पर्यावरण पर ये बहुत बड़ा क्या था? एक सम्मेलन था जिसमें बहुत बड़े बड़े इशू को लिया गया और उसको सॉल्व करने की बात की गई। यानी इसमें क्लाइमेट चेंज से भी बात की गई, इसमें एजेंडा 21 की भी बात की गई। यानी इसमें एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 एक बहुत बड़ा रिपोर्ट था जिसमें जो है पर्यावरण से रिलेटेड सभी जो है डायमेंशन की बात की गई कि पर्यावरण को कैसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, कैसे विकास करना है, विकास करते हुए कैसे पर्यावरण को ध्यान में रखना है। इन्हीं सब बातों को जो है क्या किया गया? एजेंडा 21 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी यहाँ पर जो
1992 में ये सम्मेलन हुआ। इसमें बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड कुछ क्या हुए थे, कन्वेंशन हुए थे। यानी ये लगभग इसको कह सकते हो कि ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता था। कोई ऐसा पक्ष नहीं छूटा होगा कि जिसपे इसमें बात ना की गई हो। एक सम्मेलन ये हो गया, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सम्मेलन का नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट में कह सकते हो यूएनएफसीसी। ठीक है, जिसका पूरा नाम है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन। क्या इसको कह सकते हो कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन। ठीक है, ये इसका हिंदी में नाम है, एक सम्मेलन। ठीक है, तो ये कब हुआ था, ये भी कहा, ये 1992 में हुआ था। ये जो है जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन। इसको ये क्या है, तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, यानी विभिन्न देशों के मध्य 1992 में जो आपका फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। इसी में हमने बताया था बहुत सारे इशू की बात हुई थी। तो इस पे कुछ देशों ने, स्पेशल कुछ अलग देश देखे, कुछ देशों ने क्या किया, क्लाइमेट चेंज पे बात की। कुछ देश उसी में से थे वो आपके बायोडायवर्सिटी की बात की। तो कुछ देश जो जिसने क्लाइमेट चेंज पे बात की थी, उसका एक सम्मेलन का नाम दे दिया गया। ठीक है, जितने देशों ने आपस में बात किया गया, आपस में एक समझौता किया। ठीक है, जितने भी देशों ने, तो उसका किससे रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज के इश्यू को लेकर जितने देशों ने आपस में समझौता किया, उसको नाम दे दिया कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन नाम दे दिया गया। और ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसमें किसकी बात की गई थी, इसमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की बात की गई थी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज में जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं वो कौन निभाता है, आपके ग्रीन हाउस गैसें ही क्या करती हैं, निभाती हैं। ठीक है, तो इसमें किसके रिडक्शन की बात की गई, ग्रीन हाउस के रिडक्शन की बात की गई। ये सम्मेलन तो 1992 में लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन जो लागू हुआ वो कब प्रभावी हुआ, ये 1994 से प्रभावी हुआ। ठीक है, 1992 में लोगों ने आपस में बात किया कि ठीक है, हम लोग हर साल एक मीटिंग करेंगे। लेकिन ये मीटिंग स्टार्ट कब से हुई, 1994 में ये प्रभावी हुआ। यानी इस पर काम करना, क्लाइमेट चेंज में जो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की बात की गई इस सम्मेलन में, उस पर काम करना स्टार्ट हुआ 1994 में। ठीक है, अब 1994 में काम करना स्टार्ट हुआ और 1995 में जितने भी देश थे उन्होंने अपनी पहली मीटिंग की। क्या की, पहली मीटिंग की। और उनकी मीटिंग को क्या बोला गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो कि कौन सी मीटिंग थी, फर्स्ट, यानी फर्स्ट कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, मतलब पहली मीटिंग कब हुई, यूएनएफसीसी की 1995 में। ठीक है, पहली मीटिंग कब हुई, 1995 में। हर साल ये लोग अपनी मीटिंग करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, कॉप बोला जाता है। हर साल मीटिंग करेंगे अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर। ठीक है, कभी जो है स्कॉटलैंड में, कभी नॉर्वे में, कभी कहीं पर। ठीक है, अभी जल्दी में जो है ग्लासगो में हुआ है। ठीक है, तो हर साल इनकी मीटिंग होती है और इसमें क्लाइमेट चेंज से संबंधित हर साल क्या होगी, बात होगी। और कोई ना कोई क्या होगा, इशू को लेकर चर्चा किया जाएगा, किससे रिलेटेड, आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आगे आइए कुछ सम्मेलन और हम देखते हैं। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, ये क्या है, ये यूएनएफसीसी से रिलेटेड एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हमने बताया था कि यूएनएफसीसी क्या करता है, हर साल अपनी बैठक करता है। क्या बोला जाता है, कॉप बोला जाता है। पहली बैठक कब किया था, 1995। इन्होंने अपनी जो तीसरी बैठक की थी वो कब की, 1995। ठीक है, 95, 96, 97। 1997 में क्या हुआ, कॉप 3 हुआ। यानी यूएनएफसीसी ने क्या किया, बैठक किया। कहां पर किया, क्योटो में किया। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल किया गया, यानी तीसरी जो बैठक इसको क्योटो में हुई, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल बोला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एग्रीमेंट था। ठीक है, और इस जो है एग्रीमेंट जो है, जब ये लोग बैठक किया आपस में, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया। किससे एग्रीमेंट किया, ठीक है, इन्होंने बात किया CO2 के रिडक्शन से संबंधित। यानी क्योंकि जो यूएनएफसीसी है वो किससे है, क्लाइमेट चेंज से। और क्लाइमेट चेंज किससे हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों से हो रहा है। तो इसमें जो COP3 हुआ, जो कि कहाँ पे हुआ,
क्योटो में हुआ, जापान में हुआ, तो सभी देशों ने मिलकर केवल एक मुद्दे पे बात की, ग्रीन हाउस गैसों में। और ग्रीन हाउस गैस में किस पे जोर दिया? CO2 पे जोर दिया, क्योंकि CO2 एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। और इसके रिडक्शन की बात की कि हर साल जितने भी इसके सदस्य हैं वो लोग अपने ग्रीन हाउस गैस में जो CO2 है उसकी क्या करेंगे? कटौती करेंगे। और ये कहाँ पे हुआ था? जापान के क्योटो शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? विभिन्न देशों के मध्य एक जो है अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो कि CO2 के रिडक्शन की बात करता है। ये किससे जुड़ा है? UNFCCC से, क्योंकि जो UNFCCC की तीसरी जो बैठक हुई थी जिसको COP3 बोला गया, उसी को क्या कहा जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो जो ये बैठक हुई थी इसमें केवल नहीं की गई थी, जबकि 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों की रिडक्शन की बात की गई थी। आइए उनके हम नाम को जानते हैं, क्योंकि आप लास्ट ईयर के पहले वाले पेपर में देखेंगे तो कई बार फर्स्ट पेपर में और सब्जेक्ट की कोर ज्योग्राफी में पूछा गया है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसमें कितने ग्रीन हाउस गैसों की बात की गई थी कम करने की, कितने तो याद रखने हैं। उसमें नाम भी पूछा गया था कि कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है। तो इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई थी रिडक्शन की। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बर्निंग इशू में पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसों की कम करने की बात की गई थी। पहला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा CH4 यानी मीथेन, तीसरा N2O नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, छठवां HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और एक है परफ्लोरोकार्बन। ये 6 गैसें आपको याद रखनी है। आपसे एग्जाम में गैसों का नाम दे दिया जाएगा, इसी में 2 गैस बाहर से डाल दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसमें से कौन से ग्रीन हाउस गैसों की बात की गई थी रिड्यूस करने की। तो ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके ये बात याद रखना है कि इफेक्टिव कब से हुआ, यानी क्योटो प्रोटोकॉल तो हुआ 1997 में, लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ? 16 फरवरी 2005 से। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि इफेक्टिव कब हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला सम्मेलन है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, ये एक क्या है? यूनाइटेड नेशन का पर्यावरण पर एक प्रोग्राम है। इसका नाम है जो है संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण पर एक प्रोग्राम। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है UNEP। ये है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में। ठीक है, किसके द्वारा? UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1972 में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए एक क्या किया गया था? संगठन बनाया गया था 1972 में, जिसका नाम था UNEP। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। कहाँ पर है? केन्या की राजधानी नैरोबी में है। ये क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों की बात करता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और ये क्या करता है? जो कोई भी इन्वायरमेंटलिस्ट होता है, पर्यावरणविद होता है, पर्यावरण के क्षेत्र में अगर अच्छा कार्य करता है तो उसको ग्लोबल 500 पुरस्कार देता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन देता है? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो कौन देता है? UNEP, इन्वायरमेंटल जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, यही ग्लोबल 500 पुरस्कार देता है। ठीक है, अगला है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी एक ये क्या है? अंतर सरकारी निकाय है। किस पर? इसको हिंदी में लिख सकते हैं अंतर सरकारी निकाय। किस पर? जलवायु परिवर्तन पर। यानी जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी निकाय। IPCC क्या है? एक पैनल है। किससे रिलेटेड पैनल है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पैनल है, लोगों की एक सभा। ठीक है, इस सभा का गठन कब किया गया था? 1988 में किया गया था। किसके कहने पर? तो WMO और UNEP के कहने पर किया गया। WMO क्या है? वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और UNEP तो आप जानते हैं। इसी दोनों के कहने पर IPCC का गठन किया गया। एक पैनल है, किसके? अंतर सरकारी, यानी विभिन्न देशों का एक पैनल है। ठीक है, जिसमें किस पे बात की जाती है? जिसमें क्लाइमेट चेंज से संबंधित बात की जाती है। हर साल ये अपनी तीसरे साल रिपोर्ट निकालता है, और जो रिपोर्ट निकालता है अभी हाल ही में इसकी 6ठी रिपोर्ट आई है। किससे रिलेटेड? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आई है, जिसमें इन्होंने सभी देशों को चिताया है कि जो हमारे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है उससे 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने वाला है। जो हम लोग आशा किए थे 2050-60 तक बढ़ेगा, तो 2050 तक नहीं जाएगा, बल्कि 2030-35 में क्या हो जाएगा कि पृथ्वी का औसत तापमान, जो औसत तापमान है 15 से 1.5 डिग्री और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी। कहीं पर बाढ़ आएगा, कहीं पर सूखा आएगा, और जो भी तटीय देश हैं वो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, जैसे मॉरिशस। ठीक, तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन कब हुआ था? 1985 में। ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, उसकी राजधानी वियना में हुआ था। इसका संबंध किससे है? ओजोन कंजर्वेशन से। जो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है,
ओजोन का क्षय हो रहा है, उसको कैसे बचाया जाए, उसी पे जो पहला सम्मेलन हुआ था ओजोन से रिलेटेड वो कब हुआ था 1985 में, जिसका नाम है वियना कन्वेंशन। ठीक है, अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये भी ओजोन के डिप्लीशन से संबंधित है। ये मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा में का, ये कब हुआ था 1987 में, जो कि ओजोन कंजर्वेशन की क्या करता है, बात करता है। ठीक है, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यानी यहाँ पर विभिन्न देशों के मध्य समझौता हुआ, तो ये लोग भी हर साल अपनी बैठक करते हैं। जब इन्होंने 1989 में अपनी मीटिंग की तो उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि 16 सितंबर को जो है इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने की बात की गई और बताया गया कि हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा। और इस ओजोन दिवस पर हम लोग देखेंगे कि ओजोन कितना क्षय हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और लोगों को ओजोन क्षय होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अवेयर करेंगे कि ओजोन को कैसे बचाया जाए। तो पहला हो गया ओजोन से संबंधित वियना कन्वेंशन, दूसरा क्या हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा है किगाली एग्रीमेंट। किगाली कब हुआ था, ये 2016 में हुआ था। किगाली कहाँ पर है, तो किगाली अफ्रीका में एक कंट्री है रवांडा, रवांडा की क्या है राजधानी है। इसमें ये डिसीजन लिया गया, एक गैस है HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये एक महत्वपूर्ण क्या है कि ओजोन को क्षय करने वाला, डिप्लीट करने वाला एक महत्वपूर्ण गैस है, जिसमें सभी देशों को कम करने की बात की गई, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने भी कहा कि हम 2040 तक HFC को चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप कम कर देंगे और एकदम से समाप्त कर देंगे। तो ये तीनों सम्मेलन आपको याद रखने हैं, वियना, वियना के बाद मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल के बाद किगाली। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 5-6 सम्मेलन का नाम देकर कि बताइए कौन सा ओजोन से रिलेटेड है या कौन सा CO2 से रिलेटेड है। ऐसे भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कब हुआ था ये भी याद रखना है, कब प्रभावी हुआ था, कहाँ पे हुआ, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं रियो 10 सम्मेलन। रियो 10 क्या है, आपने देखा था कि 1992 में जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड समिट हुआ था, उसमें एक लिया गया था एजेंडा 21, जिसमें बहुत सारे पर्यावरणीय मुद्दे लिए गए थे, जिसमें हर साल उस पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, समीक्षा करने के लिए जो है उसकी मीटिंग होती है सभी देशों की। तो जब उसके 10 साल पूरे हो गए तो 1992 हुई थी, उसके बाद जब इसमें 10 साल जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, हो गया 2002। तो 10 साल इसके पूरे हो गए तो 2002 में अफ्रीका में एक जो है एक प्लेस है जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग में क्या हुआ कि जो है जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, उनके सभी देशों की मीटिंग हुई और उसमें क्या दिया गया कि 10 साल हो गए तो उसमें जो एजेंडा 21 हम लोगों ने एजेंडा बनाया था, मुद्दा बनाया था, ठीक है, 21 मुद्दे जो बनाए थे वो मुद्दे हम लोग के कितने सॉर्ट आउट हुए, कितने रह गए, कितना हम लोगों ने काम किया, उसी की पुनर्समीक्षा के लिए क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसको किस नाम से जानते हैं, रियो 10 के नाम से जानते हैं। यानी ये क्या है कि 10वां पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसको आप आसानी से बोल सकते हैं। अगला है बर्टलैंड रिपोर्ट। बर्टलैंड रिपोर्ट क्या है, 1987 में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, ये हमारा साझा भविष्य, इसको हिंदी में बोलते हैं हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य के नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई 1987 में, इसको बर्टलैंड रिपोर्ट कहिए या आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कहिए। इसी रिपोर्ट में पहली बार 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया और उसमें बताया गया कि सतत विकास क्या है। तो सतत विकास के बारे में बताया गया कि ऐसा विकास, ठीक है, जिसमें अगर हम वर्तमान में जो आपके पास, ठीक है, जो लोग हैं, ठीक है, आपके पास जो सोसाइटी है, वर्तमान में समाज की जो हम आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी है, लेकिन इसको भविष्य में ध्यान में रखते हुए करनी है कि वर्तमान में ऐसी जो है इनकी सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएं पूरी की जाए, ताकि जो आने वाला भविष्य है, आने वाली पीढ़ियां हैं, उसको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम ना हो। और यही क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है। ये नहीं कि आज जो हम हैं भैया आप इसका पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, संसाधनों का उपभोग कर लीजिए और आपकी आने वाली पीढ़ी है वो भूखों मर जाए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आप झेल के छोड़ के जाएंगे वो कौन झेलेगा, वो आने वाली आपकी पीढ़ी है। जो भी प्रॉब्लम हम लोग जो है देकर, जो हमारे पूर्वज हमको देकर गए, हम झेल रहे हैं, जो हम देकर जाएंगे जैसा भविष्य, वैसा हमारे आने वाले जो है पीढ़ियां उसको झेलेंगी, तो वो झेले ना। यही कंसेप्ट क्या है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, जो कि 1987 में पहली बार आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में नाम से एक रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसको बर्टलैंड रिपोर्ट कहा जाता है, तो उसी में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इतने सारे आपके क्या हुए, कन्वेंशन हुए। उसी क्रम में कुछ और कन्वेंशन है, इसको भी हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, IUCN, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ
फौना एंड फ्लोरा, या इसको नेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी क्या है ये कंजर्वेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा, इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, संघ है, जो क्या करता है, फौना और फ्लोरा के कंजर्वेशन की बात करना है। फौना का मतलब हुआ जीव जंतु और फ्लोरा का मतलब हुआ वनस्पतियां, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के कारण बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो गए, पहले पृथ्वी पे थे। जैसे डायनासोर की बात कर लिया जाए, डोडो की बात किया जाए, मैमथ की बात किया जाए, तो इसे विलुप्त हो गए। क्यों विलुप्त हो गए, कि जो है कौन विलुप्ति के कगार पे है, कौन भविष्य में विलुप्त होगा, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, किसकी संख्या कम है, उसी से संबंधित ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है, जिसका नाम क्या है, IUCN, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। कहां पर है, ग्लैंड एक स्थान है स्विट्जरलैंड के, वहां पर इसका मुख्यालय है, ठीक है। ये क्या जारी करता है, ये 1963 से रेड डेटा बुक जारी करता है। इसमें जीव जंतु और प्लांटों की सूची होती है कि कौन सा जीव जंतु विलुप्त हो गया, कौन सा विलुप्त होने वाला है, कौन सा विलुप्त वह नहीं होगा, या किसके बारे में आंकड़े उपलब्ध है, किसके बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो ये क्या करता है, अपनी रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक का मतलब ऐसा है, रेड का मतलब क्या हो, खतरे का निशान। इसमें ऐसे जीव जंतुओं का डेटा होता है जो कि क्या है, कि खतरा महसूस कर रहे हैं, जो है विलुप्त होने का, या जो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। एक रेड डेटा बुक जारी करता है जो कि 1963 से, और एक जारी करता है पिंक पेज, ठीक है। पिंक पेज क्या है, पिंक पेज में ऐसे जीवों को रखता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी अति संकटशील हैं, ठीक है, अति संकटाग्रस्त हैं, जो बहुत ही विलुप्त होने वाले हैं एकदम से, अगर उनको देख रेख नहीं किया गया तो विलुप्त हो जाएंगे। तो उनको किस में रखता है, उनको पिंक पे रखता है, गुलाबी पृष्ठ पे रखता है। इसी रेड डेटा बुक में पेजेज हैं, ये जो बुक है रेड डेटा, इसमें जो पेजेज हैं, 2 प्रकार के पेजेज हैं। एक पेज है पिंक कलर का, तो उसमें ऐसे जीवों का नाम रखता है ये आपका IUCN, जो कि बहुत ही जो है क्या है, संकटाग्रस्त है, अति संकटाग्रस्त है, विलुप्ति होने के कगार पे हैं। लेकिन जो विलुप्त होने के कगार पे नहीं है, जो जिनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है, उनको वो ग्रीन पेज पे लिखता है, हरे पन्नों पर लिखता है। ये भी दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें रेड डेटा में क्या है, कब इसने जारी किया, रेड डेटा बुक 1963 से जारी करता है, जिसमें क्या करता है कि जो है विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की ये जो है जानकारी रखता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, ये 9 प्रकार के जो है जो जीव जंतु हैं उसको 9 भागों में बांटता है, ठीक है। यानी 9 कैटेगरी बनाया हुआ है अपने बुक में, और इस क्या करता है कि इसी 9 कैटेगरी में सभी प्रकार के जीवों को रखता है। उसी आधार पे कोई देश ही पता पाता है कि क्या हमारे यहाँ ये जीव संकटाग्रस्त है, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा 9 प्रकार है। पहला है एक्सटिंक्ट, ठीक है। एक्सटिंक्ट का मतलब हुआ विलुप्ति, ये पहली कैटेगरी है। विलुप्ति किसको कहा जाता है, कैसे जीवों के, अगर कोई जीव जंतु अपने आवास में 50 वर्षों तक नहीं देखा गया तो उसको क्या घोषित कर देगा, ये विलुप्त घोषित कर देगा। मान लीजिए ये रीजन है, इसमें हाथी पाई जाती है, अगर इस रीजन में हाथी 50 सालों तक नहीं देखी गई, ठीक है, इस पूरे एरिया में, तो इसको क्या घोषित कर दिया जाएगा, विलुप्त घोषित कर दिया जाएगा कि ये क्या हो गई, विलुप्त हो गई। यानी जो रीजन लेता है, बहुत बड़ा रीजन लेता है, जहां पर इसकी संख्या ज्यादा होती है, तो अगर इसकी कोई स्पीसीज 50 सालों तक, यानी कोई स्पीसीज अगर 50 सालों तक अपने आवास में नहीं देखी गई तो वो विलुप्त घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपका क्या है, डोडो, डोडो विलुप्त हो गया। मैमथ, ये एलिफेंट प्रकार का एक जीव था, ठीक है। तस्मानियन टाइगर हो गए, जो है एक रेड पैरट था, लाल तोता था, ये विलुप्त हो गया। डायनासोर, ये सब क्या हो गए, ये सब जीव पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे, आप लोग नेट पे इसको देख सकते हैं जितने भी जीव हैं, लेकिन अब नहीं पाए जाते, अब क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। तो इनको पहली कैटेगरी में रखा गया, एक्सटिंक्ट कैटेगरी में। दूसरा क्या है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी जो वनों से विलुप्त हो गए। दूसरी कैटेगरी इन्होंने क्या बनाई है, वनों से विलुप्त होने वाले जीवों की। तीसरे बनाया है इन्होंने क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो अति संकटाग्रस्त हैं, यानी जिन्हें अगर सुरक्षा नहीं प्रदान किया जाएगा तो 2-4-10 सालों में ये क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। जैसे कौन सा है आपका, ठीक है, जैसे हो गया आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो भारत के कहां पर पाया जाता है, कुछ राजस्थान में और कुछ कहां पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। दूसरा है वल्चर, गिद्ध को भी इन्होंने कहा है कि अति संकटाग्रस्त है। तीसरा है अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन हाथी। और चौथा है काला हिरण, यानी ब्लैक
डियर, ये सब क्या है? ये सब अति संकटाग्रस्त हैं, जो भारत में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं, विदेशों में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं, जो जिन्हें अगर सुरक्षा नहीं प्रदान किया गया तो इनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि कुछ वर्षों में क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। अगला कैटेगरी इन्होंने बनाया है इंडेंजर्ड, यानी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अति संकटाग्रस्त हैं, ये संकटाग्रस्त हैं, कुछ इनकी संख्या ज्यादा है लेकिन इनको भी सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है। जैसे बंगाल टाइगर, एशियन लायन, एशियाई शेर, गोल्डन लंगूर, सुनहरे लंगूर। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब क्रिटिकली नहीं है लेकिन क्या है? इंडेंजर्ड है। पांचवा क्या है? वल्नरेबल है, यानी सुभेद है। सुभेद का मतलब ये हुआ कि वो लोग खतरा ज्यादा झेल नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे चीता हो गए, ठीक है, क्लाउडेड लियोपार्ड हो गए, ठीक है, क्लाउडेड यानी क्लाउडेड तेंदुआ हो गया, स्लॉथ बियर हो गया। ठीक है, ये सब जीव क्या है? वल्नरेबल कैटेगरी में इसको आईसीएन रखता है। छठा क्या है? नियर थ्रेटेड, यानी भविष्य में विलुप्त होने की संभावना। ठीक है, और आठवां क्या है? डेटा डिफिशियंट, यानी इनके बारे में जो है आंकड़े पर्याप्त नहीं है। आंकड़े क्या है? पर्याप्त नहीं है, जो भी उसके पास आंकड़े हैं। और नौवां है नेट इवेल्युएटेड, यानी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये कितने कैटेगरी हैं आईसीएन की, इसकी स्थापना कब हुई, ये रेड डेटा कब से जारी करता है, ये रेड में क्या रखता है, गुलाबी पृष्ठ पे क्या रखता है, पिंक पेज पे, ग्रीन पेज में, कितने कैटेगरी में बांटता है, इस कैटेगरी में कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी है, इंडेंजर्ड कौन सी है, इन सारे डायमेंशन को आपको तैयार करना है। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एनवायरमेंटल कन्वेंशन हो गया, कौन कौन से सम्मेलन हुए, उस सम्मेलन किससे संबंधित है। ठीक है, आपको केवल एक पीपीटी में आसानी से 2 पीपीटी में समझ में आ जाएगा। आप लोग इसका नोट तैयार कीजिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं लिखकर आपको दे सकता हूं, क्योंकि आपको जो जिस पे कॉन्फिडेंस होता है वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज्यादा गलत जाता है, यानी सरल भी गलत जाएगा तो कठिन तो गलत होने के चांस ज्यादा हैं। इसलिए जो चीजें आपको लगता है कि सरल है उसको रिवाइज करते रहिए, उसी के चक्कर में आपका जीआरएफ एक नंबर से क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोग चीज़ों को देखिए। आपको जो है बहुत ही जो है ये मेहनत से आपको ये पीपीटी बनाकर आपको दिया जा रहा है। आप लोग इसका भरपूर लाभ लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अच्छा लगे तो, और लोगों को बताइए ताकि लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, आप लोग ट्रस्ट बनाइए, ट्रस्ट बनाएंगे तो आपको ऐसा नहीं कि कोई आपको बहुत अच्छा मैटर देने वाला है। बहुत अच्छा मैटर किसको कहा जाए, ये बहुत ही अपने आप में जटिल प्रश्न है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? बहुत ही अच्छा मैटर है। इतना मैटर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।